नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। जो मनुष्य की जो आँख या जो नेत्र होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र हमारे शरीर का भाग है, हमारे शरीर का भाग है। ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो प्रकाश का अपवर्तन करता है। अपवर्तन के परिणाम स्वरूप है वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देता है। तो ये प्रकाश से जुड़ा हुआ होने के कारण, हालांकि ये जो पॉइंट है वो बायोलॉजी से संबंधित भी है। ठीक है, तो अपन इसको या अपवर्तन के अंदर या यूं मान लो कि प्रकाश के पॉइंट में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, मानव नेत्र से हमें कोई वस्तु है वो कैसे दिखाई देती है या हम कैसे देख पाते हैं किसी वस्तु को, तो इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। ठीक है, और लाइक भी करें, बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। ठीक है, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो रोचक और बड़ी मजेदार जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपन मानव नेत्र या आंख के बारे में। तो मानव नेत्र का जो डायग्राम है उसको मैंने पहले ही बना दिया है। ठीक है, ताकि अपने समय की बचत हो जाए। अब इसमें विभिन्न भाग, कौन सा भाग कहां पर है, कौन से भाग का क्या कार्य है, इसको अपन डिटेल से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र में इस ओर से अपन। तो मानव नेत्र की अपन बात करें तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। क्या होता है? मानव नेत्र है वो लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मानव नेत्र लगभग कैसा होता है? गोलाकार होता है। लेकिन आगे से इसका ये जो भाग है वो उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है? उभरा हुआ भाग रहता है। इस उभरे हुए भाग को नेत्र गोलक कहते हैं। मैंने नंबर 1 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं अपन? नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ ब्लैक रंग का जो ये लाइनिंग दिख रही है आपको, ये ब्लैक वाली जो लाइनिंग है, रेड वाली नहीं, ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली जो लाइनिंग दिख रही है उभरी हुई, ठीक है, इसको अपन नेत्र गोलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। ये पूरा ही बाहर से इधर। ठीक है, तो ये जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक, हमारी जो नेत्र होती है वो एक गड्ढे में स्थित होती है। क्या बोलते हैं? गड्ढे में स्थित होती है, जिसको नेत्र कोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर, नेत्र कोटर। तो हमारी जो आंखें होती है वो किस में होती है? वो होती है एक गड्ढे में स्थित होती है ना। ये गड्ढा दिख रहा है ना, ये है ना। सोचो अपन ने कंकाल तंत्र के वगैरह के डायग्राम देखे, या खुद आप सोच लो, कल्पना कर लो। सोचो इस आंख को निकाल दे तो फिर क्या, ये अंदर गड्ढा ही तो है, इस गड्ढे के अंदर ही तो आंख है ना। तो ये जो गड्ढा है जिसके अंदर नेत्र गोलक है वो घूमता रहता है ना। अपन आंखों को ऐसे घुमाते हैं दाएं बाएं घुमाते हैं तो आंखें घूम रही है, तो वो इस गड्ढे के अंदर घूम रही है। उस गड्ढे को बोलते हैं नेत्र कोटर। और ये जो उभरा हुआ जो सामने का जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो ये पीछे भी है गोलाकार, देखो इस प्रकार, ये क्योंकि हमें यहां तक का ही भाग दिखाई देता है, हमें इधर का ही ये बस ये सामने वाला भाग दिखाई देता है। इससे पीछे का जो भाग है वो अपने पीछे की साइड में रह जाता है ना। तो सामने वाला नेत्र है, नेत्र गोलक है, वही हमें दिखाई देता है। ये इतना सा भाग अंदर की तरफ रहता है, शरीर के अंदर की तरफ रहता है, उस गड्ढे के अंदर की तरफ रहता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो बाहर से अपने को ये बाहर वाला जो भाग है, ठीक है, नेत्र गोलक का उभरा हुआ जो भाग है वही हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो नेत्र कोटर आपके समझ में आ जाना चाहिए। नेत्र लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। और इनके यदि व्यास की बात करें, इसके व्यास की बात करें तो नेत्र जो गोलक होता है इसका जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास इसका व्यास होता है। आगे अब बात करें आगे की ओर, तो आगे बात करते हैं। जैसे जैसे समझ रहे हैं डायग्राम में, मैं उसी हिसाब से नंबरिंग लगा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि क्रम से समझना जरूरी है। यहां पर नाम लिखने वाला क्रम नहीं काम में आएगा, क्रम आएगा समझने के दृष्टिकोण से। तो हम बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं। नेत्र में कहा हमने बाहर से पढ़ना स्टार्ट किया और अंदर की ओर एक एक अंक की ओर अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहले शुरुआत मैंने नेत्र गोलक से की है। ठीक है, अब अपन बात करें नेत्र गोलक के बाहर। देखो मैंने रेड लाइन से, मैंने अपने डायग्राम में इस रेड लाइन से दर्शाया, नेत्र गोलक के बाहर एक पतली झिल्ली होती है।
और मैंने इसको डायग्राम में किससे दर्शाया, रेड लाइन से दर्शाया, ताकि आपको डायग्राम अच्छे से दिख जाए। लेकिन ये पारदर्शी होती है। कैसी होती है, पारदर्शी होती है। इसको अपन कहते हैं स्वच्छ मंडल। इसको क्या कहा जाता है, इसको स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा जाता है। किसके, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक के, जो नेत्र गोलक है ब्लैक वाला, इस नेत्र गोलक के बाहर पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया बोलते हैं। आगे बात समझ, क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा जाता है। आगे बात समझ में। उसके आगे की तरफ चलते हैं, तो उसके आगे चलते हैं तो उसके आगे एक लेंस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक लेंस दिखाई दे रहा है। इस लेंस को अपन बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या बोलते हैं इस लेंस को, इस लेंस को बोला जाता है अभिनेत्र लेंस, या आप क्रिस्टलीय लेंस भी बोल दो। क्या बोल दो इसको, क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोल दो, क्रिस्टलीय लेंस। ये क्रिस्टल टाइप का लेंस होता है, ठीक है, तो इसको अपन क्रिस्टलीय लेंस भी बोल सकते हैं। और ये होता है उत्तल लेंस। ध्यान रखना, मानव लेंस किस प्रकार का होता है, उत्तल लेंस का होता है, न कि अवतल लेंस प्रकार का। मानव नेत्र में जो लेंस है, जिसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं या अभिनेत्र लेंस कहते हैं, ये किस आकार का होता है या कौन सा प्रकार है लेंसू में, तो लेंसू में ये उत्तल लेंस के प्रकार का होता है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपके नंबर 3 पे अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। इस लेंस के ऊपर एक पर्दा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक पर्दा पाया जाता है, जो डायफ्राम का काम करता है। किसका काम करता है, डायफ्राम का काम करता है। उसको अपन बोलते हैं आइरिस या परितारिका। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं आइरिस या परितारिका बोला जाता है। अब ये परितारिका या जो आइरिस होती है, ये पूरा लेंस को घेर कर नहीं रखता है, जबकि बीच में देखो यहां पर जगह छूट गई है। ये जो जगह छूटी हुई है, इसको बोलते हैं पुतली। इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया आपका आइरिस, और ये होगी 5 नंबर पर पुतली। ठीक है, मतलब लेंस के ऊपर एक पर्दा रहता है। मैंने इसको रेड रंग से दर्शाया है। इस पर्दे को क्या बोलते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइरिस या परितारिका कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो परितारिका वो लेंस पर पूरी नहीं है, सतत नहीं, जबकि बीच में जगह छुटी हुई है एक छिद्र के रूप में। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पुतली। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको पुतली कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको पुतली कहते हैं। तो पुतली के साइज को ये नियंत्रित करता है ना। आइरिस का कार्य क्या हो गया, आइरिस की अपन बात करें तो आइरिस क्या काम करेगा, आइरिस है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा। पुतली के साइज को साइज को क्या करेगा, छोटा बड़ा, साइज को क्या करेगा, छोटा बड़ा नियंत्रित करने का कार्य करता है। कब, जैसे मान लिया कि अपन ज्यादा प्रकाश वाले स्थान पर जाते हैं, या यूं मान लो कि कमरा है और रूम के अंदर लाइट है। ठीक है, लाइट है, तो हमारी आंखें उस हिसाब से खुली हुई रहती है। ये क्या करता है कि ये जो आइरिस होता है, ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कर इसको, इस जो छेद है, इस छेद को कम कर देता है। इस छेद को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि एक्स्ट्रा प्रकाश है वो नेत्र में ना जाए। एक्स्ट्रा प्रकाश है वो नेत्र में ना जाए, और नेत्रों को एक्स्ट्रा प्रकाश से किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो। आगे बात समझ। अब मान लो कि अचानक से कमरे में से लाइट चली गई, बिजली चली गई, तो बिल्कुल एकदम अंधेरा सा हो जाता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके थोड़ी देर बाद में हमें दिखाई देने लग जाता है। जो भी धुंधला दिखाई दे, अंधेरे में कितना दिखाई देता है उस हिसाब की बात कर रहा हूं मैं, तो उस हिसाब से अपने को दिखाई देने लग जाता है। उस टाइम क्या करता है, ये प्रसारित होता है। प्रसारित का मतलब इधर की ओर आएगा, है ना, उल्टा ध्यान रखना है। प्रसारित होने का मतलब ऊपर की ओर खींचेगा, ये इधर से ऊपर की ओर जाएगी और ये इधर नीचे की ओर जाएगी। कौन, ये आइरिस या परितारिका, जिससे इस पुतली का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब ये छेद बड़ा हो जाएगा, जिससे अंधेरे में भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जा सके और कुछ ना कुछ तो हमें दिखाई दे जाए, है ना। ध्यान रखना, कितना भी अंधेरा हो हमें कुछ ना कुछ तो धुंधला ही दिखाई दे, लेकिन फिर भी हमें धुंधला दिखाई दे रहा तो भी कुछ ना कुछ तो हमें दिखाई देता ही है, क्योंकि उस टाइम है वो जो आइरिस होती है, ये आइरिस पुतली के साइज को बड़ा कर देती है। कैसे बड़ा करती है, ये इधर की ओर प्रसारित हो जाती है। ठीक है, तो ये छेद है वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये डायफ्राम की तरह काम करती है। किसकी तरह, डायफ्राम की तरह काम करती है, और छेद बड़ा हो जाता है ताकि अंधेरे में भी कुछ ना कुछ प्रकाश आंखों में जाए। और जैसे ही मान लिया कि फिर से लाइट आई, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो
उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये फिर से इसकी साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। आइरिस जो है वो पुतली के साइज को छोटा कर देता है ताकि ज्यादा प्रकाश ना जाए। तो आइरिस का काम क्या हो गया, आइरिस पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है और प्रकाश की मात्रा को भी, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करेगा। प्रकाश की मात्रा पर भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्योंकि यदि ये छोटा हो जाएगा तो प्रकाश ज्यादा नहीं जा पाएगा और बड़ा होगा तो प्रकाश ज्यादा जाएगा। साथ ही साथ बात करें ये स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, तो ये भी एक्स्ट्रा प्रकाश को अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। स्वच्छ मंडल या जो कॉर्निया होता है वो भी अतिरिक्त प्रकाश का बाहर से ही क्या कर देता है, परावर्तन। वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है उसको अंदर जाने देगी, लेकिन इसके अतिरिक्त ज्यादा मात्रा में प्रकाश होगा तो ये जो स्वच्छ मंडल या जो ये कॉर्निया होता है ये एक्स्ट्रा या अतिरिक्त प्रकाश को बाहर से ही क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है ना। नेत्र गोलक और ये इन दोनों का ये कार्य हो जाता है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से ये पुतली और आइरिस है वो दोनों मिलकर कार्य करती है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अरे पुतली क्या है, पुतली वो चीज है, अपनी आंखों में देखो तो जो ब्लैक ब्लैक जो भाग दिखाई दे रहा है वही पुतली है। अपनी आंखों में बीचों बीच जो ब्लैक भाग दिखाई दे रहा है अंदर गहरे, उसी को बोलते हैं पुतली। उस ब्लैक भाग के अंदर देखो एक और गोलाकार आपको भाग दिखाई दे रहा है, वो पुतली है। वो क्या है, पुतली है। और जो बाहर का जो भाग है वो क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। और उसके चारों ओर जो सफेद आवरण दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक हो जाएगा। और उसके ऊपर जो पानी जैसा जो आंखों में हाथ लगाते हैं तो पानी जैसा चिपकता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये अंग आपके अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब जो ये अभिनेत्र जो लेंस है, उत्तल प्रकृति का जो लेंस होता है वो दोनों साइडों में है ना, दोनों साइड का बोर्ड के ऊपर डायग्राम इस प्रकार से, तो ऐसा नहीं रहा वो इधर और इधर मान लो, इधर नहीं, इधर और इधर, इधर और इधर, यहां ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इधर और इधर है, पेशियों से जुड़ा हुआ रहता है, इनको बोलते हैं पक्षमापी पेशियां। देखो ये पेशियां बनाई मैंने, ये और ये क्या है, पक्षमापी पेशियां, या इनको अपन बोलते हैं पक्षमाभ काय। क्या बोलते हैं इनको अपन बोलते हैं पक्षमाभ काय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पक्षमाभ काय या पक्षमापी पेशियां। तो ये क्या करती है, जो ये लेंस है इस लेंस को छोटा बड़ा करने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, इस लेंस को छोटा बड़ा करने का कार्य करती है। छोटा बड़ा कैसे करेगी, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और वो वस्तु दूर है, तो उस टाइम इस लेंस की साइज को ये बढ़ा देती है, खींचती है। इधर ये इधर खींचेगी, इनमें इधर खिंचाव होगा और इनमें इधर खिंचाव होगा। खिंचाव होगा तो लेंस है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, लेंस बड़ा हो जाएगा, फोकस दूरी भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ताकि दूर से वस्तु जो है उसका आने वाला प्रकाश है वो फोकस पर केंद्रित हो जाए और वस्तु का प्रतिबिंब है वो फोकस पर बने। अब यहां कहोगे यहां फोकस कौन सा आ गया, यहां फोकस रेटिना होता है। रेटिना हमेशा फोकस पर ही रहता है ना, ध्यान रखना। अब ये नहीं कह सकते कि लेंस छोटा या बड़ा होगा तो फोकस भी तो चेंज हो जाएगा। ये छोटा बड़ा इसीलिए होता है कि दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है, वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो हमेशा ही प्रतिबिंब क्या बना, कहां पर बने, रेटिना पर ही बने, इसलिए ये क्या बड़ा हो जाता है। और जब अब इसलिए देख लेना आप जब भी कभी देखोगे तो दूर की वस्तु को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाएगी, आप ऐसे आंखों को बड़ा करके देखोगे ताकि वो क्लियर वस्तु दिख सके। इसके अलावा यदि वस्तु निकट होती है तो ये क्या करती है, पक्षमापी पेशियां शिथिल हो जाती है ना, नीचे इधर इनमें क्या होता है, शिथिलन होता है, जिससे जो ये लेंस है इसका आकार छोटा हो जाता है। इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और फोकस दूरी घटकर वापस कहाँ आ जाती है, फोकस पर आ जाती है। इस प्रकार ये जो पक्षमापी पेशियां होती है वो इस अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में एडजस्टमेंट करती है, कब छोटा करना है कब बड़ा करना है। पक्षमापी जो पेशियां होती है वो जो ये अभिनेत्र लेंस है इस लेंस की फोकस दूरी में एडजस्टमेंट करती है, समायोजन करती है। क्या करती है, समायोजन करती है, समायोजन का कार्य करती है। तो समायोजन करने की जो ये क्षमता होती है इस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलता है, इसको अपन बोलते हैं समंजन क्षमता। तो इधर मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलता है, समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलता है, समंजन क्षमता। तो अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसको कहते हैं, तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है,
अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है, उस क्षमता को अभिनेत्र लेंस की क्या कहते हैं? समायोजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन क्षमता कहते हैं। और ये समायोजन क्षमता का कार्य अभिनेत्र लेंस किसके माध्यम से या किसकी सहायता से करता है? पक्षमाभ काय या पक्षमाभी पेशियां, बोल दो एक ही बात है। तो पक्षमाभी पेशियों के माध्यम से ये अपनी फोकस दूरी में समायोजन करता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया नेत्र लेंस। अब आगे बात करें तो मानव जो नेत्र होता है उसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं। सामने हमें अपने को एक ही स्तर दिखाई देता है। कौन सा स्तर दिखाई देगा? एक ही स्तर दिखाई देता है। तो इसके अलावा ये भी नेत्र गोलक वाला, ठीक है, जिसको अपन नेत्र गोलक कहता है, क्योंकि जो बाहर वाला भाग होता है वही उभर कर नेत्र गोलक का निर्माण करता है। तो जो नेत्र होता है उसके 3 स्तर होते हैं। सबसे जो बाहरी स्तर होता है, इस सबसे बाहरी स्तर को अपन बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोला जाता है। ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है ये अपने पारदर्शी होता है और इसको बोलते हैं अपन श्वेत पटल। क्या बोलते हैं इसको श्वेत पटल बोला जाता है। इसके भीतर की ओर होता है मध्य पटल। क्या होता है? मध्य पटल, या जिसको अपन बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। इस रक्त पटल में ही रक्त वाहिनियां पाई जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के सभी अंगों को तो रक्त की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि रक्त नहीं पहुंचेगा वहां तक तो उस अंग की कोशिकाओं को पोषण कहां से मिलेगा? तो रक्त तो हमारे बॉडी के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। रक्त वाहिनियां बारीक पतली पतली बाल समान संरचनाओं में होती है, जिनको अपन रक्त केशिकाएं भी कह सकते हैं, धमनियां, सिराएं, अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रक्त पटल है इन सभी कोशिकाओं को, ये जो सभी भाग है, इन सभी भागों की कोशिकाओं को रक्त की आपूर्ति या पोषक पदार्थों की आपूर्ति करवाने का कार्य करता है। ये मध्य में होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने रक्त पटल। सबसे भीतर की ओर, ठीक है, सबसे भीतर की ओर बात करें, सबसे भीतर की ओर जो ये है तीसरा स्तर है ना, इस तीसरे स्तर को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। ये दृष्टि पटल ही है। ये क्या है? ये दृष्टि पटल होता है। ठीक है, अंदर वाला जो अंदर वाली परत है वो दृष्टि पटल होती है। और मानव नेत्र में दृष्टि पटल का कार्य क्या होता है? हमेशा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दृष्टि पटल पर ही बनता है। कहां बनता है? दृष्टि पटल पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश की जो किरणें, जो ये अभिनेत्र लेंस होता है, ये समांतर प्रकाश की किरणों को हमेशा कहां मिलाता है? दृष्टि पटल पर ही मिलाता है। मतलब दृष्टि पटल है वो फोकस का कार्य करता है ना। मानव नेत्र में फोकस का कार्य कौन करता है? दृष्टि पटल। ठीक है, फोकस का कार्य कौन करता है? फोकस का कार्य करता है दृष्टि पटल। कौन करता है? दृष्टि पटल। और इस दृष्टि पटल पर ही वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब का निर्माण इसी के ऊपर होता है। प्रतिबिंब निर्माण कहाँ होता है? दृष्टि पटल पर ही होता है। लेकिन जो ये प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या रेटिना के ऊपर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब उल्टा और कैसा होता है? एक तो प्रतिबिंब होता है उल्टा और वास्तविक होता है ना। उल्टा व वास्तविक होता है। ठीक है, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब है वो होता है। तो ध्यान रखना है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं बताओ। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। अब हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती है। क्यों? इसका कारण है दृक या प्रकाश तंत्रिका है। इसका कारण क्या है? दृक या प्रकाश तंत्रिका है। दृक या प्रकाश तंत्रिकाएं क्या होती है? इस दृष्टि पटल में पाई जाती है और ये क्या करती है? जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को विद्युत संकेत में बदलती है, विद्युत सिग्नल में बदलती है। और विद्युत सिग्नल के माध्यम से, विद्युत आवेग बोल दो, और आपको पता है हमारे जो भी उद्दीपन है हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती है, सभी प्रकार के उद्दीपनों को विद्युत आवेग में बदला जाता है और तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अपनी अपनी क्रियाओं के हिसाब से उनका स्टडी करता है, अध्ययन करता है और उन क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर में सूचनाओं का जो संप्रेषण है वो विद्युत आवेग के रूप में होता है। किस रूप में होता है? विद्युत आवेग के रूप में, क्योंकि इसमें बहुत ही कम समय लगता है। अरे विद्युत आवेग बिजली लाइट वाला ही काम है। लाइट में कितना कम समय लगता है? स्विच ऑन करते ही इधर बल्ब ऑन,
तो बहुत ही कम समय लगता है। इसलिए सूचनाओं का जो संप्रेषण है, स्थानांतरण है, वो विद्युत सिग्नल के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम समय लगता है। तो ये जो दृक या जो ये प्रकाश तंत्रिकाएं होती है, ये क्या करती हैं, जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, वास्तविक या उल्टा, उसकी सूचनाओं को लेकर जाती है मस्तिष्क में। कहां तक लेकर जाएगी? मस्तिष्क में लेकर जाएगी, और मस्तिष्क उन सूचनाओं पर अध्ययन करेगा, उनका संसाधन करेगा, और स्टडी करने के बाद में वस्तु के प्रतिबिंब को जैसा है वैसा का वैसा ही बना देता है अंदर, मस्तिष्क के अंदर। इसलिए हमें कोई वस्तु है वो जैसी है वैसी की वैसी ही दिखाई देती है, मतलब सीधी दिखाई देती है। लेकिन रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वो उल्टा होता है, वास्तविक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब बात करें आगे, तो रेटिना पर दो बिंदु की मैं बात करता हूं विशेष तौर से। एक बिंदु मैं बताता हूं आपको, एक बिंदु होता है अंध बिंदु। रेटिना का वह भाग जहां पर किसी प्रकार की कोई तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की कोई तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती है, वहां वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, वो अंध बिंदु होता है। क्या होता है? अंध बिंदु होता है। और सर्वाधिक जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो पित्त बिंदु पर बनता है। कहां बनता है? पित्त बिंदु पर। आगे बात समझ में? अब यहां देखो, यहां जो बीच का जो स्थान है, लेंस और ये दृष्टिपटल के बीच का जो स्थान है, जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस खाली स्थान में एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को अपन कहते हैं काचाभ द्रव्य। क्या कहते हैं? इस लिक्विड को क्या कहते हैं? काचाभ द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। तो काचाभ द्रव्य में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जो इनका पोषण करते रहते हैं, इन भागों का क्या करते रहते हैं? पोषण करते रहते हैं। ठीक है। तो ये काचाभ द्रव्य होता है कहाँ? लेंस और दृष्टिपटल के बीच में। यहां पर भी एक लिक्विड होता है ना, ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं श्वेत द्रव्य। ये जो नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक और लेंस के बीच में भी एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं श्वेत द्रव्य। क्या बोलते हैं? श्वेत द्रव्य। तो ये तो होता है, यहां पर तो होता है आपके श्वेत द्रव्य। यहां पे क्या होता है? यहां इन दोनों के बीच में क्या होता है? यहां पे होता है आपके श्वेत द्रव्य। क्या होता है? श्वेत द्रव्य। और लेंस और इसके बीच में जो लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, उसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। उसको क्या बोलते हैं अपन? काचाभ द्रव्य बोलते हैं। आगे बात समझ। तो ये एक लेंस के प्रमुख भाग है और इन भागों के विभिन्न कार्य होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इन सब को अपन एक बार लिख लेते हैं नोट्स के रूप में। तो पहले तो आप इस डायग्राम का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद में मैं नहीं बनाऊंगा डायग्राम, बाद में इसके जो भी हमने पढ़ा उसके मैं नोट्स लिखूंगा। आगे बात समझ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इधर से। सबसे पहले मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन निम्न है। तो कौन कौन से भाग हैं उनको अपन देखते हैं। देखो, मानव नेत्र में पहला भाग है, अपन कोटर पढ़ रहे हैं, नेत्र कोटर। मानव नेत्र खोपड़ी के अग्र भाग में स्थित गर्तिकाओं, मतलब गड्ढू में, गर्तिकाओं में स्थित होते हैं, जिन्हें नेत्र कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र कोटर कहते हैं। आगे देखो, मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र लगभग गोलाकार, कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है या होते हैं। ठीक है। बहुवचन की बात करें तो, तथा 3 प्रमुख स्तरों, है ना, कितने स्तरों से? 3 प्रमुख स्तरों। पहला बार होता है श्वेत पटल सबसे बाहर, फिर होता है रक्त पटल, और जिसको मध्य पटल भी कहते हैं, और फिर लास्ट में तीसरा और अंतिम जो स्तर है वो होता है दृष्टि पटल, या जिसको अपन रेटिना कहते हैं, से बना होता है, इनसे बना होता है। आगे देखें, श्वेत पटल के बारे में देखते हैं। ठीक है। श्वेत पटल क्या है? श्वेत पटल यह नेत्र का सबसे बाहरी आवरण है, जो सामने से अधिक, है ना, सामने से अधिक है उभर कर नेत्र गोलक का, किसका? नेत्र गोलक का निर्माण करता है। ठीक है। निर्माण करता है यहाँ, है ना, निर्माण करता है। नेत्र गोलक के बाहर एक पारदर्शी आवरण पाया जाता है, जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। सारी चीजें डायग्राम में समझाइए। ठीक है। कहते हैं नेत्र गोलक है लगभग गोलाकार तथा कितना? 2.3 सेंटीमीटर व्यास वाला होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है।
आगे अभिनेत्र या क्रिस्टलीय लेंस, ये क्या होता है इसको देखते हैं। मानव नेत्र में एक उत्तल प्रकृति का, किस प्रकृति का, उत्तल प्रकृति का एक लेंस होता है। यह लेंस है दोनों ओर से पक्षमाभी पेशियों या पक्षमाभ काय, है ना, डायग्राम में मैंने क्या लिखा है, पक्षमाभ काय या पक्षमाभी पेशियों द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, यह पेशियां लेंस की फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी के समायोजन में सहायक होती है, एडजस्टमेंट करती है। अभी मैंने बताया था फोकस दूरी को छोटा बड़ा, लेंस को छोटा बड़ा करने का कार्य करती है। आगे देखते हैं, आगे देखें अपन, आगे क्या, आइरिस या परितारिका। तो आइरिस या परितारिका क्या होती है, देखो, नेत्र लेंस पर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। ठीक है, बताया था मैंने आपको डायग्राम के अंदर। ठीक है, आइरिस या परितारिका के बारे में। यह पुतली की साइज को नियंत्रित करती है ना, पुतली की साइज को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जब हम अधिक प्रकाश में स्थित होते हैं, मान लिया कि हम ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में खड़े हैं या वहां है ना, तो अधिक प्रकाश होने की स्थिति में क्या होगा, तब यह सिकुड़ कर पुतली के साइज को छोटा कर देती है, ध्यान रखना, छोटा कर देती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि अतिरिक्त या जो एक्स्ट्रा या जो ज्यादा प्रकाश है ना, प्रकाश आंखों में प्रवेश नहीं करे। आगे बात समझ में। तथा जब अंधेरे में या अपन कम प्रकाश में, या तो अंधेरे में या कम प्रकाश में स्थित होते हैं तो पुतली के साइज को बड़ा कर देती है। किसको बड़ा कर देती है, बड़ा कर देती है, ताकि अंधेरे में भी या अंधेरे में दिखाई दे सके, मतलब कुछ ना कुछ अपन अंधेरे में भी देख सके। आगे बात करें पुतली। अब देखो पुतली के बारे में देखते हैं। पुतली क्या है, परितारिका के मध्य में स्थित छिद्र को पुतली कहते हैं ना, परितारिका के मध्य में स्थित जो छेद है उसको क्या बोलता है, पुतली कहता है, जिससे होकर प्रकाश लेंस तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, लेंस तक पहुंचता है। आगे देखते हैं श्वेत द्रव्य, है ना, श्वेत द्रव्य क्या होता है, लेंस एवं नेत्र गोलक के मध्य, लेंस और नेत्र गोलक के मध्य स्थित जो लिक्विड पदार्थ होता है, जो द्रव पदार्थ होता है, उसको क्या बोला जाता है, श्वेत द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत द्रव्य बोलते हैं। आगे बात करें रक्त पटल की बात करें। रक्त पटल यह नेत्र का मध्य आवरण है ना, नेत्र आवरणों की बात करें ना, तो नेत्र आवरणों में ये मध्य का आवरण है जिसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें दृष्टि पटल की, तो यह नेत्र का सबसे भीतरी आवरण है जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक, कैसा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, आगे रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं, एक तो होती है रेटिना के ऊपर शंकु कोशिकाएं और एक होती है शलाका कोशिकाएं। दो प्रकार की कोशिकाओं शंकु एवं शलाकाओं से निर्मित होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो शंकु एवं शलाकाओं से निर्मित होता है। शंकु रंग भेद। अब देखो शंकु कोशिकाओं का काम क्या है, ध्यान रखना, हमारा जो रेटिना है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, दो प्रकार की, दो कोशिकाएं नहीं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है ना, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, शंकु भी बहुत सारी और शलाकाएं भी बहुत सारी, तो दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। शंकु का काम है रंग भेद, एक तो किसका, रंग, कलर में डिफरेंट है ना, लाल पीला हरा नीला जो भी है, रंग भेद, और दिन मतलब प्रकाश में देखने में, प्रकाश में, जबकि जो शलाकाएं होती है, शलाका कोशिकाएं रात मतलब अंधेरे में देखने में सहायक होती है। ध्यान रखना, हमारी जो रेटिना होता है हमारा, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो शंकु और एक शलाकाएं। शंकु कोशिकाओं के दो काम होते हैं, एक तो वो रंग भेद का काम करती है, मतलब कलर में भेद करवाती है, लाल पीला नीला हरा जो भी है, और इसके अलावा दिन में देखने में सहायता करती है। दिन का मतलब जैसे प्रकाश, मान लो आप प्रकाश में। इसके अलावा जो शलाका कोशिकाएं होती है वो रात में देखने में सहायता करती है। किसमें, रात में देखने में सहायता करती है। हमारे रेटिना में शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा और शलाका कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो अधिक होती है, इसलिए हम दिन में देख सकते हैं, रात्रि में बहुत कम देख पाते हैं, है ना, रात्रि में हमें कम दिखाई देता है क्योंकि इसमें शलाका कोशिकाएं कम होती है। जबकि उल्लू होता है ना,
उल्लू का जो रेटिना होता है, उल्लू के रेटिना में शंकु कोशिकाएं बिल्कुल भी नहीं होती, जबकि सारी की सारी उल्लू के रेटिना में शलाका कोशिकाएं होती। इसलिए उल्लू को कभी दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लू केवल रात में ही देख सकता है, क्योंकि उसकी जो आंखें होती है उसके रेटिना में सिर्फ शलाका कोशिकाएं होती है। कौन सी? शलाका कोशिकाएं होती है, तो वो केवल रात में ही देख सकता है, दिन में नहीं देख सकता। तो ये एक रुचिकर जानकारी है जिसको आप ध्यान में रखोगे। हालांकि इस प्रकार का जनरल साइंस में किसी प्रश्न नहीं आता है, पर ध्यान रखना है कि जो उल्लू होता है वो रात में ही देख पाता है, दिन में क्यों नहीं देख पाता है। तो याद रखना है कि उल्लू का जो रेटिना होता है आंख का, उस रेटिना में केवल और केवल शलाका कोशिकाएं होती है, और शलाका कोशिकाएं अंधेरे में मतलब रात्रि में देखने में सहायक होती है। आगे बात करें रेटिना पर स्थित वह बिंदु है ना, रेटिना पर एक बिंदु होता है, रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां प्रकाश तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है। बताया था मैंने आपको, जहां पे किसी प्रकार की कोई प्रकाश तंत्रिकाएं नहीं होती है, तथा जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब है ना, ये का है, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। क्या बोलता है? उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं या अंध बिंदु कहलाता है। अगला अपन देखते हैं, अगला है रेटिना से प्रकाश या दृक तंत्रिकाएं। कौन सी? प्रकाश या दृक तंत्रिकाएं निकलती है। अरे सूचना को ले जाने का काम तो तंत्रिकाओं का ही है ना। हमें ज्ञान कौन करवाती है? ज्ञान, बाह्य वातावरण का ज्ञान करवाती है ज्ञानेंद्रिय। हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान कौन करवाती है? ज्ञानेंद्रिय। और इन सभी ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5 है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। और इसके बारे में आप जानते भी हो, ये सब अलग अलग ज्ञान करवा। तो आंख में बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाने का काम तो करेगी ना। तो ये काम हमारे शरीर में तंत्रिकाएं करती है, और सभी ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिकाएं फैली रहती है, सभी अंगों में फैली रहती है। ठीक है, तो वो जो दृक तंत्रिकाएं उनको नाम, क्योंकि ये दृष्टि से संबंधित होती है, दृष्टि से संबंधित होने के कारण इनको दृक तंत्रिकाएं कह रहे हैं। चूंकि ये प्रकाश से भी संबंधित है, क्योंकि प्रकाश के बगैर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना। नेत्र लेंस में प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रकाश तंत्रिकाएं भी कहते हैं। तो दोनों नाम है इसके। प्रकाश या दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं, है ना, प्रतिबिंब को विद्युत आवेग में बदलकर। ये जो है प्रकाश तंत्रिकाएं विद्युत आवेग में बदल देती है। ठीक है, प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर बनने वाले इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क संसाधित या विश्लेषित करता है, जिससे हमें वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मैंने बताया था वास्तविक और उल्टा होता अभी पीछे। तो रेटिना पर बनने वाले वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क क्या कर लेता है? मस्तिष्क उस पर अध्ययन करता है, उसका संसाधन करता है, उसको विश्लेषित करता है और वो प्रतिबिंब को सीधा कर लेता है। इसलिए हमें वस्तु जैसी है वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। आगे अब बात करें लास्ट पॉइंट की, काचाभ द्रव्य, है ना, काचाभ द्रव्य। तो रेटिना एवं नेत्र लेंस के मध्य एक द्रव या तरल पदार्थ स्थित होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? काचाभ ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? काचाभ ध्रुव कहते हैं। ये अभी आपको मैंने बताया भी था पहले। ठीक है, आगे बात करें समंजन क्षमता, है ना, एडजस्टिंग की जो क्षमता वो क्या है? अभिनेत्र लेंस, है ना, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी में, है ना, या फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित कर लेता है, उसकी क्या कहलाएगी? समंजन क्षमता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समंजन क्षमता कहलाएगी। जब वस्तु दूर होगी तो अलग वो बड़ा हो जाएगा लेंस, जब वस्तु छोटी होती है तो लेंस है वो छोटा हो जाता है। इसलिए कोई भी वस्तु पास में होती है तो हमारी आंखें ऑटोमेटिक छोटी हो जाती, और जैसे कोई वस्तु दूर होती, दूर की वस्तु को देखते तो अपनी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती। आंखें कैसे हो जाती? बड़ी हो जाती, क्योंकि उस टाइम दो एडजस्ट होते हैं। एक तो जो पुतली है, पुतली का साइज बड़ा होता है ताकि दूर से आने वाली वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश कर सके और वस्तु हमें क्लियर से क्लियर दिखाई दे सके। साथ ही साथ लेंस का भी आकार है वो बड़ा होता है। तो दो एडजस्टमेंट होता है, और इसलिए अपनी आंखें ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं। प्रैक्टिकली कर सकते हो आप खुद, है ना। और नज़दीक की वस्तु को देखो तो ऑटोमेटिक लगेगा जैसे आपकी आंखें नॉर्मल हो रही है ना, छोटी हो रही है। ठीक है, तो छोटी हो जाएगी क्योंकि वस्तु पास में ही है। तो एक्स्ट्रा प्रकाश को कम करने के लिए पुतली का साइज छोटा हो जाता है, और नेत्र लेंस की जो है साइज वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, ताकि फोकस हमेशा रेटिना पर ही रहे, है ना, तो घटाने या बढ़ाने की जो ये कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको समंजन क्षमता कहता है। ठीक है, और इसमें कौन सहायक होती है? पक्षमापी पेशियां। कौन सहायक होती है? पक्षमापी पेशियां इस कार्य में सहायता करती है। आगे बात समझ में।
तो ये है अपने मानव नेत्र से संबंधित। आगे बात सुने तो मानव नेत्र का पॉइंट है ये, और ये प्रकाश से संबंधित पॉइंट है। ठीक है, तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो क्लास है उसमें अपन मानव नेत्र से संबंधित होने वाले जो रोग है ना, निकट दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, मोतियाबिंद है, दृष्टि वैषम्य है, इस प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से कई बार सवाल आता है ना। नेत्र वाले में से भी एक दो छोटे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, और नेत्र जो रोग है उनसे कई बार सवाल आता है। तो आगे के पॉइंट हमारे ये वही रहेंगे। तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप चैनल पेज पर जाइए या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक को वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।